अस्सलाम वालेकुम गाइस। अना की कैदी रिटन बाय बिनते हफीज़ का आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो सुबह जब जॉगिंग से वापस आया तो जहारा बेगम को अपना मुंतज़िर पाया। वो लाउंज में बैठी इसी का इंतज़ार कर रही थी। इन्हें खबर हो गई थी कि गाजियान रात को घर आया था। दादी, मेरी दादी जान, कैसी हैं आप? वो इन्हें देखकर इनकी तरफ आता है और इनका हाल अहवाल पूछने लगता है। तुम्हें क्या, मैं मरूं या जीऊं? तुम जाओ करो काम अपने। वो इनकी बात सुनकर इनके घुटनों पर रखे हाथ थाम कर चूमता है और इन्हीं के घुटनों के बल नीचे बैठता है। दादी, मेरी प्यारी दादी जान, नाराज़ है मुझसे? अगर हूँ भी तो तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से। दादी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए, अच्छा ना, सॉरी, आज के बाद हर रात को घर आऊँगा, अपना नाराज़गी ख़त्म करें। वो प्यार से बोलता है। हाँ हाँ पता है, हर बार ऐसा ही बोलते हो। वो रूठेपन से बोलती हैं। नहीं ना, इस बार पक्का प्रॉमिस। ठीक है, जाओ मेरा बच्चा, फ्रेश होकर आओ। मैं जुबैदा से कहती हूँ वो नाश्ता लगाए, फिर इकट्ठे नाश्ता करते हैं। वो ठीक है कहकर उठता है और इनके माथे पर बोसा देकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मामा मामा क्या हुआ है? डॉक्टर डॉक्टर देखे, मामा फिर बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर इसे बाहर जाने का बोलते हैं। वो बाहर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर डॉक्टर सर झुका लेते हैं। वो अंदर भाग कर जाती है तो देखती है कि उसकी मामा की आंखें बंद हैं और इनके रुखसार पर एक आंसू ठहरा हुआ है। वो इन्हें झंझोड़ती है। मामा उठे, बाबा और भाई चले गए हैं, आप तो ना जाएं। लेकिन वहाँ सिर्फ मशीन की टी की लंबी आवाज़ें थी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, पट्टियों की बू और मशीनों की आवाज़, इसके घूमते आवाज़, जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि एक ही दिन में इसका पूरा जहां ख़त्म हो गया है। वो वहीं बेहोश हो गई थी। इसे इमरजेंसी में ले जाया गया तो पता चला कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव की वजह से वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। 2-2.5 घंटे बाद इसको होश आ गया था। इसको घर ले जाया गया। वो अपनी मामा की लाश के पास गुमसुम से बैठी थी। इसे बहुत रुलाने की कोशिश की गई पर वो नहीं हुई। आखिरकार इसकी मामा को दफना दिया गया। कल इस घर से इसके पापा और भाई का जनाजा उठा था और आज इसकी मामा वो बड़ी दुनिया में अकेली रह गई थी। माहिर बेटा, खाना खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, इससे तुम मज़ीद बीमार हो जाओगे। ये इसकी खाला मानू थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी खाला ने इसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना खिला दिया था। गाजियान फ्रेश होकर आया तो तब तक नाश्ता टेबल पर लग चुका था। जहारा बेगम वहीं बैठी इसी का इंतज़ार कर रही थी। आज मैं अपनी दादी को खुद अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। दादी को अपने हाथों से खाना खिलाकर इनकी मेडिसिन देकर अपने ऑफिस की तैयारी के लिए चला जाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो इसका सेक्रेटरी इसको अभी आज का शेड्यूल बता रहा था कि अचानक इसके कमरे का बाहरी सागवान का दरवाज़ा बगैर दस्तक दिए पूरी कुव्वत से खुला था। गाजियान की पेशानी पर बल पड़े। इसने सर उठाकर देखा तो सामने ज़रवा कयानी खड़ी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरे ऑफिस में बगैर इजाज़त के अंदर आने की? गाजियान खानज़ादा, मैं ज़रवा कयानी, तुमसे इजाज़त लूँगी? व्हाट अ जोक! तुम कौन हो? मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। वो अपने अज़ली सर्द अंदाज में बोला था। इसके बाद को नज़रअंदाज करके वो सीधी गाजियान की मेज़ तक आ पहुंची। इसके महंगे परफ्यूम की तेज़ खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। गाजियान, तुम्हें क्या लगा तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे और मैं घर बैठकर तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूंगी? ज़रवा कयानी को इंतज़ार करवाने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। मेज़ पर अपने डिज़ाइनर बैग को ज़ोर से रखते हुए, तुम्हारे स्टाफ ने मुझे रोकने की कोशिश की है। इसे बता दो कि इस ऑफिस की दीवारें भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। गाजियान की आंखों में आंखें डालकर, मुझे वो फाइल अब भी चाहिए और तुम्हारे पास ना कहने का ऑप्शन नहीं है। ज़रवा, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं। यहाँ आने के कुछ क्वाइट है। गाजिया ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा था, थोड़ी हकारत से मुस्कुराते हुए। तुम्हारे नखरे घर की चार दीवारी तक अच्छे लगते हैं। बिजनेस मीटिंग्स में ये बिगड़ी हुई बच्ची वाला रूप मुझ पर असर नहीं करता। फाइल चाहिए तो कल सुबह 9 बजे आओ अपॉइंटमेंट लेकर। और हाँ, इस बार दरवाज़ा बचा कर आना, वरना शायद सिक्योरिटी तुम्हें गेट से ही वापस भेज दे। ज़रवा ने गुस्से से मेज़ पर झुककर गाजियान के बिल्कुल करीब होते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एक फ़ोन कॉल पर तुम्हारा ये पूरा कैरियर खाक में मिल सकता है। अपने डिज़ाइनर चश्मे को मेज़ पर पटकते हुए, गार्ड, तुम ज़रवा कयानी को निकालने की बात कर रही हो? गाजियान, याद रखना, जिस दिन मैंने इस ऑफिस से खुद कदम बाहर निकाला तुम ढूंढते रह जाओगे मगर मेरा साया नसीब नहीं होगा। वो तेज़ी से मुड़ी। इसकी हाई हील्स की आवाज़ पूरे खामोश ऑफिस में हथौड़ों की तरह गूंजी थी। जाते जाते इसने मेज़ पर पड़ा गाजियान का कीमती पेन होल्डर जानबूझकर हाथ मार कर गिराया था, जैसे वो इसकी जीत का निशान हो। गाजियान को इन सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 3 माह बाद, इन 3 माह में गाजियान की वही रूटीन रही, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, या फिर अपने जिगरी यार समीर मलिक से कभी कभी मुलाकात। आज भी ऑफिस टाइमिंग के बाद टेरेस पर गया था और गाजियान ऑफिस की छत पर बनी पोर्टाइश टेरेस। शाम का वक्त था। शहर की रोशनियां
जगना शुरू हो गई थी। गाजियान कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े खामोशी से शहर के नज़ारे कर रहा था। जब समीर मलिक शौकी से चलता हुआ वहाँ आया, बगैर पूछे गाजियान के सामने वाली कुर्सी पर ढेर हो गया। समीर शरारत से, खानसादा साहब, इतनी गहरी सोच, कहीं दानियाल हाशमी की नई बिजनेस डील को हड़प करने का प्लान तो नहीं बन रहा? गाजियान हल्का सा मुस्कुरा कर, तुम्हारा दिमाग सिर्फ डील्स पर ही क्यों रुकता है समीर? कभी कभी सुकून भी ज़रूरी होता है। समीर कहका लगाकर, सुकून? और तुम? गाजियान खानज़ादा की लुगत में तो सुकून का मतलब भी अगला बड़ा प्रोजेक्ट है। वैसे सुना है दानियाल ने ब्लू चिप होल्डिंग्स के लिए नया कंसल्ट हायर किया है, वो तुम्हें देने की पूरी तैयारी में है। गाजियान संजीदगी से कॉफ़ी का घूंट पड़ते हुए, तैयारी वो करे जिससे अपनी ज़मीन हिलती हुई महसूस हो। मुझे अपनी जड़ों पर पूरा भरोसा है। दानियाल को भी बहुत कुछ सीखना है समीर, इसीलिए तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस ही तो मार्केट में सबकी नींदें उड़ाए रखता है। वैसे यार, कभी बिजनेस से हटकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। ये फाइल और मीटिंग्स तुम्हें बूढ़ा कर देंगी। गाजियान, ज़िंदगी वही है जब मैं जी रहा हूँ समीर, काम ही मेरा जुनून है। समीर आंख मारते हुए, जुनून बदलते देर नहीं लगती मेरे दोस्त, बस दुआ है कि तुम्हें कोई ऐसा टकराए जो तुम्हारे इस कॉर्पोरेट कोचल को तोड़ सके। गाजियान हल्का सा मुस्कुरा दिया। खैर, ये बताओ कि दादी कैसी हैं? समीर पूछता है। दादी ठीक है, गाजियान बताता है। वो दोनों अपनी बातों में मगन हो जाते हैं। लेकिन इन 3 माह में माहिर की ज़िंदगी बदल गई थी। जब माँ बाप और भाई की डेथ हुई तो शुरू में सब ठीक था। शुरू में मामू और खाला ने बोला था कि वो इनके साथ चले, पर इसके चाचू मुजफ्फर अफंदी ने इनकार कर दिया था कि वो आए हैं इसका ख्याल रखने के लिए। फिर अचानक से ताई और चाची का रवैया इसके साथ बदलने लगा। सबको बस इनकी जायदाद की पड़ी थी। दोनों ताइयों की कोशिश थी कि वो इनमें से किसी एक की बहू बन जाए। वो इनके लालच को अच्छी तरह समझती थी, इनके बेटों को भी अच्छे से जानती थी। इसके बाबा लोग 4 भाई थे। मंसूर अफंदी बड़े ताया, इसके 2 बेटे अजलान और अरसलान हैं, एक बेटी अनाया। मशकूर अफंदी दूसरे ताया, इनका एक बेटा अरमगान और एक बेटी आयशा है। मुजफ्फर अफंदी इसके वालिद, इनकी बेटी माहिर अफंदी और बेटा माहिर अफंदी है। उसके बाद मुजफ्फर अफंदी, इनका बेटा जैन और इनकी बेटी जैनब है। माहिर सब जानती थी कि वो लोग क्यों ये शादी करना चाहते हैं। इस बात की खबर अभी मुजफ्फर चाचा को नहीं थी, क्योंकि वो अलहदा रहते थे। अगर इनको इस बात की खबर होती तो वो कभी भी ये ना होने देते, क्योंकि मज़हर साहब की ज़िंदगी में भी ये बड़े ताया मंसूर अफंदी ने रिश्ते का कहा था। कहा गया था कि अभी बच्चों की मंगनी कर दी जाए। माहिर की पढ़ाई पूरी होने पर ये शादी कर देंगे, पर मज़हर साहब ने इनकार कर दिया था। इस घर में माहिर की फैमिली और दूसरे ताया मशकूर अफंदी की फैमिली रहते थे। अब मशकूर साहब अपने बेटे की शादी माहिर के साथ इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि वो चाहते हैं कि घर का बंटवारा ना हो, सारा घर अब इनके कब्जे में आ जाए। माहिर दोनों में से एक से भी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दोनों ही उससे ही नफरत करती थी। माहिर ने ये घर छोड़ने का फैसला किया था। वो जाने से पहले मुजफ्फर चाचू को बताना चाहती थी, पर वो रोक लेंगे इसलिए नहीं बताया। अपना ज़रूरी सामान पैक किया, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और अपना लैपटॉप, मोबाइल और ज़रूरी कपड़े पैक किए। वो दोपहर ही बैठक में रखाई थी। अब आकर इसने अपने कमरों का सामान सेट किया ताकि वो देखभाल या सफाई वगैरह ना करने की वजह से ख़राब ना हो। हर चीज़ सेट करने के बाद इसने एक ख़त लिखा। मुज़फ़्फ़र चाचू, मैं जानती हूँ कि मेरा इस तरह बिना बताए जाना आपको दुख पहुँचाएगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं आपको बताकर जाना चाहती थी, मगर मुझे डर था कि आपकी मोहब्बत मुझे रोकने पर मजबूर कर देगी और मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे पता था कि अगर मैं आपको बताती तो ये शादी रोक लेते, पर चाचू, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं किसी के साथ नहीं जा रही। बाबा के पास जो भी है इसके बारे में अब आप बेहतर जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि इनको सेल करके आप कर्ज अदा कर दें। इन्हें बेच कर आप इनका कर्ज अदा कर दें। चाचू, मैं आपसे रब्ता करूँगी और मैं वापस आऊँगी। जब कुछ बन जाऊँगी मैं अपना हिस्सा लेने आऊँगी। आपकी माहिर ने घर में जो कैश था वो सारा ले लिया था। वो इतना तो था कि वो जब तक इसको कोई जॉब नहीं मिल जाती वो गुजारा कर सके। वो ख़त इसने किसी के हाथ मुजफ्फर अफंदी को भेज दिया था। आज जहांगीर खानज़ादा और इनकी मिसेस सरवत बेगम गाजियान से मिलने वाइट पैलेस आई थी। इस वक्त गाजियान अपने स्टडी रूम में था। स्टडी रूम का एक पुरस्रार और सर्द मंजर जो इसकी शख्सियत के ऐन मुताबिक था, द साइलेंट जोन। ये वो जगह थी जहाँ गाजियान अपने गायब होने वाले ज़्यादातर वक्त का हिस्सा गुजारता था। ये कमरा इसके बेडरूम से बिल्कुल मुख्तलिफ और गहरा था, जहाँ छत तक ऊंची अलमारियाँ सफ़ेद लकड़ी की बनी हुई थी, जिनमें हज़ारों किताबें तरतीब से सजी हुई थी। इन किताबों में बिजनेस, फिलोसफी और तन्हाई पर लिखी तहरीरें ज़्यादा थी। कमरे के कोने में एक भारी भरकम सफ़ेद मेज़ थी, जिस पर सिर्फ एक लैपटॉप, एक चांदी का कलमदान और एक स्याह डायरी पड़ी रहती थी। खिड़की के पास अकेला सोफ़ा रखा था, जिसका रुख बाहर के अंधेरे की तरफ था। वहाँ बैठकर वो घंटों बगैर हिले जुले सामने फैली खामोशी को देखता रहता। इसकी स्टडी में फैली खामोशी इंतहाई गहरी थी कि अगर वहाँ कोई कागज़ भी गिरता तो इसकी आवाज़ गाजियान के धड़क दिल की तरह गूंजती। अभी वो बैठा कुछ सोच रहा था कि जब मुलाजिम ने आकर जहांगीर का बताया। वो नीचे लाउंज में आता है तो दादी भी वहीं बैठी हुई थी। जी कहिए जहांगीर साहब, कैसे आना हुआ? इसे सर्द महरी से कहा था। अब क्या हम अपने बेटे के घर भी नहीं आ सकते? इन्होंने सवालिया अंदाज में बोला था। बेटा, हाँ 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 हाँ। वो इतना हंसा कि इसकी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो गया था। बेटा, जिसको अपने मुलाजमों के हवाले कर दिया था? इसने तंज़िया अंदाज में पूछा था। हम मानते हैं कि हमने गलत किया, पर बेटा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, वो बेबसी से बोले थे।
मोहब्बत ये लफ्ज़ मेरे लिए सिर्फ एक सौदा है जो आप लोगों ने मेरी तन्हाई के बदले किया था। मुझे नौकरों ने पाला है। अगर मेरी दादी ना होती तो शायद मैं आज ज़िंदा भी ना होता। जहांगीर खानज़ादा के लिए बिजनेस मीटिंग ज़्यादा अहम थी और सरवत बेगम के लिए शहर की सबसे बड़ी पार्टी। वो दोनों अपने आलीशान बंगले से निकलते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखते थे, जबकि गाजियान की रिस्क और इसकी तन्हाई से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग खुद को मेरे माँ बाप कहते हैं। जिस उम्र में बच्चों को माँ की गोद और बाप का कंधा चाहिए होता है, इस उम्र में मेरे पास सिर्फ ठंडे कमरे और खामोश दीवारें थी। मैंने रोना तब भी छोड़ दिया था जब मुझे एहसास हुआ था कि मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। जहांगीर खानज़ादा की तरफ देखते हुए गाजियन गुस्से से बोलता है, आपने मुझे सिर्फ दौलत दी, शोहरत दी, लेकिन बाप नहीं दिया। आज जो मैं एक बेहिस बिजनेसमैन हूँ, यहाँ आप ही की तरबियत का कमाल है। आपने सिखाया था कि इंसानों से ज़्यादा फाइलों की अहमियत होती है, तो आज मुझसे इंसानियत की तवक्को क्यों? सरद बेगम को देखते हुए तल्ख लहजे में बोलता है, आपकी आपकी पार्टियों की चमक दमक ने मेरा बचपन कहीं खो गया। सरवत बेगम, आपने मुझे नौकरों के हवाले करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। आप मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करके अपनी शान मत घटाएं। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं और मेरी दादी काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। वो दोनों इसकी बेइज्जती को देखते रह गए थे। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। मेरे शेयर्स गिर रहे हैं मार्केट में। प्लीज़ गाजियन, हेल्प मी। आपको याद है जब मुझे कहा था कि माजी जहांगीर खानज़ादा गाजियान, ये फ़ाइल लो। आज से खानज़ादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तमाम इख़राज तुम्हारे हैं। ये वो सल्तनत है जो मैंने तुम्हारे लिए खड़ी की थी। गाजियान फ़ाइल को हाथ लगाए बगैर सर्द लहजे में, ये सल्तनत आपकी है, मेरी नहीं। मुझे आपकी दी हुई खैरात की ज़रूरत नहीं है। जहांगीर खानज़ादा गुस्से में, खैरात ये अरबों का बिजनेस है, लोग इसको तरसते हैं गाजियान। गाजियान, लोग तरसते होंगे, मैं नहीं तरसता। आपने मेरा बचपन छीन कर ये पैसा कमाया था ना, तो ये पैसा आपको ही मुबारक। मैं अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी सल्तनत अपने दम पर खड़ी करूंगा, ताकि कल को कोई ये ना कह सके गाजियन खानज़ादा अपने बाप के साए में पला है। वो एक छोटे से दफ्तर में बैठा, जहाँ शहाना फर्नीचर नहीं है, मगर इसकी आंखों में जुनून है। गाजियान अपने आप से, लोग कहते हैं कि खानज़ादा का बेटा सड़क पर आ जाएगा। इन्हें इन्हें नहीं मालूम कि शेर जब अपना इलाका छोड़ता है तो वो नया जंगल फतह करने के लिए निकलता है। मुझे विरसे में मिली हुई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे वो मुकाम चाहिए जो मैंने खुद छीना है। हाल इस दिन आपने कहा था कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। देख लिया आपने, आज आपकी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं और मेरी नई कंपनी मार्केटों को लीड कर रही है। आपने मुझे नौकरों के हवाले किया था ना, आज मैंने आपके बिजनेस को अपने कदमों तले दबा लिया। मैंने अपने बाप का नाम नहीं इस्तेमाल किया, अपना काम इस्तेमाल किया। आज जो कुछ मेरे पास है वो मेरी रातों की नींद और मेरे दिन का सुकून बेचकर हासिल किया गया है।